साइकिल है, इसमें क्या करना है, सिंगल लोड ऑफ 8 किलो न्यूटन रोल कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है, एक गर्डर जो कि 15 मीटर स्पैन का है, ठीक है। इसमें हमें निकालनी है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एब्सोल्यूट जो होगी यहाँ पे कितनी होगी ये निकालना है। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले बना देंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, इस तरीके से होगा ना, इस तरीके से। और यहाँ पे इसका जो ऑफसेट होगा ये हमें पता है, इसकी वैल्यू होगी ए बी बाय एल, ठीक है, ए बी बाय एल। और मैक्सिमम जो हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो वैल्यू चाहिए किसकी, बेंडिंग मोमेंट की, है ना, तो ये आ जाएगी हमारे पास, यूनिट लोड है तो W टाइम्स ए बी बाय एल, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। W हमारे पास पहले से गिवन है, ये 8 है, और ए बी और एल भी हमें पता है पहले से कि 15 है। अब ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए और बी की वैल्यू अगर हम 15/2 और 15/2 रखेंगे तो ही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर इसके सिवाय हम कोई और वैल्यूज रखते हैं, L/2 की जगह L/4 इंटू 3L/4 इस तरीके से करके भी देखते हैं, या कुछ और करके देखते हैं, तो हमेशा हमारी जो वैल्यूज होंगी वो इससे कम ही आएंगी। इसीलिए हम इसको ये वैल्यू लेके हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें ये मिलेगा, ये आएगा 30 किलो न्यूटन मीटर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब इस क्वेश्चन में फिर से हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, पर अब इसमें केस क्या है, सिंपली सपोर्टेड ही है बीम और स्पैन 20 मीटर है, पर यहाँ पे लगाना है यूडीएल, यूडीएल ऑफ 4 टन पर मीटर, और वो भी यूडीएल का स्पैन क्या है, 5 मीटर का, ठीक है। तो अब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 20 मीटर के स्पैन पे लगी हुई है, ठीक है, तो 20 मीटर पे लगानी है, और यहाँ पे हमें यूडीएल जो है वो प्लेस करना है, वो हमें अपनी मर्जी से प्लेस करना है ताकि हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना लेते हैं। हमें पता है कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर हमें निकालनी है तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में ए और बी की वैल्यू हमें क्या लेनी है हमें पता चल चुकी है, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू ले लेनी है, और अब हमें देखना है कि यूडीएल को कहाँ प्लेस करना है। यूडीएल को अगर हम इस जगह पे प्लेस कर देंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी नहीं, इस जगह प्लेस करेंगे तो भी मैक्सिमम नहीं आएगी। अगर हम सेंटर पे जहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे प्लेस करें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी, लेकिन इसका जो स्पैन है वो 5 मीटर का है, तो हमें अगर मैक्सिमम चाहिए तो इस साइड 2.5 मीटर ले लेंगे और दूसरी वाली साइड 2.5 मीटर ले लेंगे, ठीक है। इसका स्पैन इस तरीके से होगा। और अब हमें यूडीएल है तो इसके लिए हमें ये शेडेड जो पोर्शन अभी मैं शेड करने लगी हूँ, इतने पोर्शन का एरिया निकाल के हमें मल्टीप्लाई करना होगा यूडीएल के साथ, ठीक है। मतलब यूडीएल का जो मैग्नीट्यूड है 4, इसके साथ हमें इतने पोर्शन का एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगी। अब इतने पोर्शन का एरिया निकालने के लिए ऑफसेट तो हमें पता है, यहाँ पे ये दोनों ऑफसेट्स कैलकुलेट करने हैं हमें, ठीक है। मैं फिर से ये डायग्राम बना देती हूँ, एक सेकेंड, इस तरीके से होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो होगा इसकी वैल्यू ए बी बाय एल है ना, तो ए हमारे पास 10 हो जाएगा, बी भी 10 हो जाएगा अपॉन एल यानी कि 20, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5, है ना, ये 5 हो गया। और हमें पता है यहाँ पे ये 10 है, ये 10 है, और यहाँ पे अगर हमें ये कैलकुलेट करनी है ऑफसेट, ये हमारे पास अगर इतना पोर्शन 2.5 है तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 2.5, मतलब कि ये आ गया 7.5, ठीक है। अब हमें निकालना है x अपॉन 7.5 इज इक्वल्स टू, इसको हम x ले लेंगे, इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2.5, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 3.75, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.75। अब जब ये हमें मिल गई है वैल्यू, दोनों साइड से सेम होगी, है ना, दोनों हमने वैल्यूज जो होंगी हमारी सेम ही आएंगी x की वैल्यूज, ठीक है। अब हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला पोर्शन इतना हमें पता चल चुका है कि 3.75 है, ये वाला बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 3.75, है ना, इतना हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1.25, ठीक है। ये पोर्शन आ गया 1.25। अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है एरिया,
पहले नीचे वाले पोर्शन को मैं पूरे को एक जो है रेक्टेंगल मान के चलूंगी और इसको मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर दूंगी। यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3.75, ठीक है, ये प्लस यहाँ पे ऊपर है हमारे पास ट्राइंगल हाफ टाइम्स यहाँ पे इसका बेस है 5 इंटू हाइट क्या है 1.25, ठीक है, हाइट पता है ना हमें, ये 1.25, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पोर्शन आएगा हमारे पास 18.75, ये मैंने पहले से कैलकुलेट करा हुआ है, और ये है 3.125, ठीक है। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 87.4, ठीक है। अब ये 87.4 टन मीटर जो है ये यहाँ पे भी दिया हुआ, सबकी वैल्यूज ऑलमोस्ट यही लिखी हुई है, बट हमें आंसर्स में क्या है, एट द सपोर्ट, एट द मिड पॉइंट, नियर द मिड पॉइंट, एट, और ये 3.5 है, तो ये तो वैसे ही आंसर गलत हो गया। यहाँ पे नियर द मिड पॉइंट नहीं है, ये नियर द मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ पे एट द सपोर्ट भी नहीं है, ये वैल्यू एट द मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट को कवर कर रही है ये पोर्शन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें एक इस तरीके से बीम दी हुई है, इसमें फाइंड आउट करनी है ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD निकालनी है, हमें पता है कैसे निकालनी है। इस तरीके से हमने इसको बीम को ड्रॉ कर देना है, सी से हमें एक हिंज मान के, सी पोर्शन पे एक तरह से हमें मान लेना है हिंज है, और इसको लिफ्ट कर देना है, ये ए पे और ये बी पे, ठीक है, बी जो है इस तरीके से। अब ये पोर्शन फ्री है तो कॉमन सी बात है ये इस तरीके से जाएगा पूरा, मतलब ये जैसे ही हमने यहाँ से इसको लिफ्ट करा तो ये पोर्शन जो है ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, BD पोर्शन जो है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा AB बाय एल, AB बाय एल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 6 अपॉन एल, कितना हो गया टोटल 9, 3, ठीक है, यहाँ से ये आ गया 2, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 2 आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड 2 आया है तो सिमिलर ट्राइंगल्स का कंसेप्ट लगा के हम ये जो पोर्शन है यहाँ पे 6 मीटर है ये, और ये 2 मीटर है, तो इसका भी हम निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/6 इज इक्वल्स टू x बाय 2, इसको हम y मान लेते हैं, चलो ये y मान लिया, बाय 2, y इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये आ जाएगा 4/6 यानी कि 1/3, 2/3, ठीक है। तो ये जब 2/3 वैल्यू आ गई है, इसका मतलब ये है 0.66 है ना। अब ये वैल्यू हम देख सकते हैं कि इस तरीके से, पहले तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करा हुआ है, ग्राफ पूरा उल्टा हमें लग रहा है कि ये ऑपोजिट मतलब उल्टा शो करा हुआ है, तो आप ये कर सकते हो, अगर ये इन्होंने पॉजिटिव ऊपर वाली, हमने ऊपर वाली साइड पॉजिटिव मान के और नीचे वाली साइड नेगेटिव मान के चल रहे हैं, इन्होंने डायग्राम में नीचे वाली को सिंपली पॉजिटिव मान लिया और ऊपर वाली पोर्शन को नेगेटिव मान लिया, ठीक है, इस तरीके से बना दी डायग्राम। अब यहाँ पे हमारे पास ऑफसेट 2 है और यहाँ पे 1 दिया हुआ हर एक डायग्राम में, तो हम इसको 2 को 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 को हम यहाँ पे 1 से, अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करा 1 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 2/3 है तो ये 1/3 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 0.33 हो जाएगी, है ना। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे हमें दिख रही है 0.33 और 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये एक न्यूमेरिकल है, अ नंबर ऑफ व्हील लोड्स 3, 4, 5, 6, ये सब हमारे पास व्हील लोड्स है जो कि पॉइंट लोड है इतने टन्स के, ठीक है, 3 टन, 4 टन, 5 टन, 6 टन के, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 3 और 4 के बीच का 2 मीटर, 4 और 5 के बीच का 3 मीटर, 4 मीटर है 5 और 6 के बीच का, ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली इनके बीच का गैप है, ठीक है। मोर ऑन अ मूव ऑन अ, यहाँ पे आएगा मूव ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम AB ऑफ स्पैन 24 मीटर, एक AB बीम है सिंपली सपोर्टेड और इसका जो स्पैन है 24 मीटर स्पैन है, ठीक है, 24 मीटर स्पैन है with with the 3T load leading from left to right, 3T लोड जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है,
ठीक है, मतलब 3T लोड जो है वो लीड कर रहा है, सबसे आगे 3T लोड है। डिस्टेंस हमें वही का वही रखना है, ध्यान रखना है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है सेम रखना है। 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 3 और 4 के बीच का 2 डिस्टेंस है, 3T आगे है 4T, फिर उसके बाद 4 और 5 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे 4 और 5 के बीच का और 5 और 6 के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 6 टन, और इसके बीच का है डिस्टेंस 4 मीटर। ठीक है, ये हमें सेम रखना है, बस इन्होंने बोला है कि लीड कर रहा है 3T। ठीक है, अब ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, अगर राइट टू लेफ्ट लीड कर रहा होता है अगर होता 3T, तो यहाँ पे जिस तरीके से जिस सीक्वेंस में ये दिया है हम ऐसे ही लिख देते, 60 पहले यहाँ पे लिख देते, 60 3T की जगह इस तरीके से हम लिख देते। अब यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इसलिए हमने इस तरीके से बना दिया। टू फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, लेफ्ट से राइट की तरफ ये एक साथ आ रहे हैं इस तरीके से, और हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट 18 मीटर फ्रॉम ए। मतलब ए पोर्शन ये है और बी ये है। अब ए से हमें 18 मीटर के डिस्टेंस पे हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, फ्रॉम ए द लोड दैट मस्ट बी प्लेस्ड एट द सेक्शन इज, अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करनी है, और उसके साथ जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगी तो उस टाइम पे लोड जो है, ये लोड जो है इसमें से कौन सा लोड, इन चारों में से कौन सा लोड जो है वो आपके अकॉर्डिंग जो है इस सेक्शन पे 18 मीटर के बाद जो ये एक्स एक्स सेक्शन है इस सेक्शन पे होगा। ये हमें फाइंड आउट करना है कौन सा लोड इस जगह होगा कि हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले। तो इसका एक तरीका है, हमें क्या करना है, हमने एवरेज लोड्स कैलकुलेट करने हैं कि हर एक बीम पे एवरेज लोड कितना आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो बीम है, अब एक्स एक्स सेक्शन से हमने इस बीम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हम सी ले लेते हैं। ठीक है, इसको बीम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पोर्शन है हमारे पास AC और एक है CB पोर्शन। ठीक है, हमने इन पे निकालने हैं एवरेज लोड कितना आ रहा है, एवरेज लोड कितना आ रहा है दोनों बीम्स पे एवरेज लोड, और उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट करना है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे ये आ रहे हैं लोड्स, ठीक है, ये आ रहे हैं लोड्स इस तरीके से, ठीक है, और ये एक पॉइंट पे यहाँ से पास करेंगे, है ना, तो यहाँ पे पहले 3T आएगा, फिर 4T आएगा, फिर 5T आएगा, फिर 6T आएगा, एक एक करके ये पास करेंगे। जब 3T यहाँ पे होगा, ठीक है, 3T जो है वो यहाँ पे होगा, तो इससे पहले वाले जो सारे लोड्स हैं, ठीक है, ये वाली सेक्शन पे है 3T, और ये जो चारों लोड्स हैं और 3T है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है, ये वाले पोर्शन जो होगा, ये x से पहले वाला AC वाला पोर्शन जो होगा, इन सारे चारों के चारों का लोड जो होगा AC पे आ रहा होगा। ठीक है, और ये CD जो सेक्शन है, ठीक है, इसमें आ रहा होगा सिर्फ और सिर्फ 3T का लोड। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही लोड आ रहा होगा तो कॉमन सी बात है इसका एवरेज लोड बहुत कम होगा। ठीक है, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट हमें वो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो बहुत कम होगा। तो हम क्या करेंगे, 3T को यहाँ पे थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे इससे, जब एक 3T पास कर गया, जब 3T पास कर गया और यहाँ से ये पहुंच गया CB वाले सेक्शन पे, 3T पास करके CB वाले सेक्शन पे पहुंच गया। ठीक है, 3T पास कर गया, और अभी बाकी वाले लोड्स सपोज पीछे ही है। ठीक है, ये वाली डायग्राम को आप, ये वाली डायग्राम में मिटा देती हूँ, इसके जो बाकी लोड्स हैं ये पीछे ही है, और ये 3T इस सेक्शन से पास कर गया। अब यहाँ पे ये 4T है, और ये है 5T, और ये 6T। ठीक है, अब यहाँ पे इस पोर्शन पे, यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस होगा, पहले तो मैं ये लिख देती हूँ, 24 - 18 यानी कि 6 मीटर हो गया। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन पे एवरेज लोड कितना आ रहा है, CB पे आ रहा है 3/6, है ना, 3T मतलब 3 टन जो है, 3 टन डिवाइडेड बाय 6, इतना एवरेज लोड इस पे आ रहा है। 0.5 एवरेज 0.5 टन एवरेज लोड इस CB पोर्शन पे आ रहा है। AC पोर्शन पे कितना एवरेज लोड आ रहा है, 6T प्लस 5T प्लस 4T, मतलब T मतलब टन्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 18 मीटर का इसका स्पैन है। ठीक है, AC सेक्शन का 18 मीटर का स्पैन है, तो इतना लोड जो है, इतने लोड का एवरेज, इन तीनों का एवरेज जो होगा वो इसके ऊपर आ रहा होगा, और इसके एवरेज की वैल्यू होगी 0.83 टन।
अब हम देखें तो एसी पोर्शन पे ज्यादा लोड आ रहा है अभी भी और इस पे कम लोड आ रहा है। जब 3T जो है वो यहाँ पे था इस सेक्शन पे तब भी ऐसा ही हो रहा था। अब 3T पास कर गया उसके बाद भी इस सीबी पोर्शन पे जो लोड है वो कम आ रहा है और एसी में ज्यादा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 4T जो है 4T इसको भी यहाँ से इस सेक्शन से पास करवा देंगे, आगे लेके आएंगे 4T। ठीक है, 4T हम जब यहाँ लेके आएंगे तो हम पीछे वाले बच गए जो बाकी लोड्स दो बचे आएंगे उसका एवरेज निकालेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे 6 टन और 5 टन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18 मीटर। एक तो ये हम करेंगे और 4 टन्स प्लस 3 टन्स डिवाइडेड बाय 6 मीटर। अब हम देखेंगे कि दोनों का एवरेज जो लोड है दोनों बीम्स कितना कितना कवर कर रही हैं। इसमें आ रहा है 0.61 टन और इसमें आ रहा है इसमें आएगा 1. ये 7 हो जाता ना, 7 टन डिवाइडेड बाय 6, तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी 1.17, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 1.17 टन्स। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे पहले ये कम लोड जो है इस सीबी वाले पोर्शन पे कम लोड आ रहा था, अब यहाँ पे सडनली 4 टन्स जब इससे पास कर गया इससे भी ज्यादा लोड आना शुरू हो गया। मतलब ये दूसरी वाली एसी बीम है, मतलब सेक्शन है, पोर्शन है इस बीम का, इससे भी ज्यादा लोड इसमें आना शुरू हो गया। मतलब अगर हम 4T को इस जगह पे सेंटर पे इसी सेक्शन पे रख दें, अगर 4 टन को हम रख देंगे तो उससे क्या होगा, 6T प्लस 5T प्लस 4T, इधर भी इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। इससे हम ये देखो यहाँ पे 4T यहाँ पे आएगा प्लस 3T डिवाइडेड बाय 6, इसकी वैल्यू तो 1.17 ही आएगी। अब इसकी वैल्यू आएगी 0.83 टन्स। मतलब दोनों के दोनों इस लोड को सह रहे होंगे, सीबी भी सहेगा और एसी भी सहेगा। मतलब ये दोनों में लोड्स थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा और थोड़ा बहुत मतलब प्रॉपरली ये कैरी करेंगे। मतलब हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि दोनों के दोनों एवरेज लोड इक्वल ले। ठीक है, एसी और जो एसी जो है इज इक्वल्स टू बीसी, दोनों का एवरेज लोड जो होगा, एवरेज लोड दोनों में बराबर आए, हमें ये कोशिश करनी है। ठीक है, हमें प्लेस करना है इस सेक्शन पे 4 टन्स का लोड, तो मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 4T, और 4 टन्स का लोड हम प्लेस करेंगे तभी हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगी। इसमें क्या करना है, यहाँ पे ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट निकालनी है एट मिड स्पैन पे निकालनी है हमें बेंडिंग मोमेंट की ILD। ठीक है, हमें पता है क्या करना है, यहाँ पे B जो है यहाँ पे इसको हमने इंटरनल हिंज मान के लिफ्ट कर देना है। लिफ्ट कितना करना है वो भी हमें पता है, बट यहाँ पे दोनों साइड पे फिक्स सपोर्ट लगे हुए हैं। तो क्या होगा कि पहले हम जो है सिंपली सपोर्टेड और मतलब सपोर्ट्स होते थे, रोलर हिंज वगैरह होते थे, जिसकी वजह से जब हम बनाते थे ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट तो वो कुछ इस तरीके से आ जाती थी ना। अब इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, तो ये यहाँ से रोक के रखेंगे इसको, है ना। तो मतलब यहाँ पे ये एंगुलर डिफॉर्मेशन नहीं आने देंगे, एंगल 0 ही रहेगा दोनों साइड से, मतलब दोनों साइड से एंगल 0 ही रहेगा। और हमें बनाना है इसको इस तरीके से, लिफ्ट करना है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। मतलब ये नॉन लीनियर बनेगी, नॉन लीनियर होगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ILD डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट। किसके लिए, फिक्स बीम के लिए। क्यों आई ये इसके लिए फिक्स बीम के लिए नॉन लीनियर, क्योंकि जो हमारे पास इनडिटर्मिनेट बीम्स जो होती हैं, ठीक है, इनडिटर्मिनेट बीम्स या फिर स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, उनकी जो बेंडिंग मोमेंट मतलब ILD डायग्राम्स होती हैं वो हमेशा नॉन लीनियर आती हैं। नॉन लीनियर ILDs इसकी नॉन लीनियर आएगी। ठीक है, इसमें क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द लेफ्ट क्वार्टर, मतलब कि 1/4 पोर्शन पॉइंट ऑफ अ सिंपल बीम, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम है, ड्यू टू क्रॉसिंग ऑफ यूडीएल के पास करने पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट क्वार्टर पे कितनी आएगी, ऑफ द लेंथ शॉर्टर देन, जो यूडीएल है
उसकी लेंथ शॉर्टर है देन द बीम, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन से जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, यूडीएल, ठीक है। वुड अकर आफ्टर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब आएगी, आफ्टर द लोड हैज जस्ट क्रॉस द सेक्शन बाय, कितने डिस्टेंस से लोड ने सेक्शन को कवर क्रॉस कर दिया है कि हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगी, ठीक है। ये इस तरीके से, रुको, इस तरीके से एक बीम है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये एक बीम है और ये जो है इसका सपोज हम मान लेते हैं कि लेंथ L की है ये बीम, तो यहाँ से L/4 लेंथ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब आएगी, जब एक यूडीएल है हमारे पास, जो एक यूडीएल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी लेंथ सपोज हम मान लेते हैं स्पैन से छोटी है, वो कितनी भी हो सकती है, ए जो है यहाँ पे ए इज लेस देन एल है, ठीक है। ये हमें क्लियरली दिख रहा है। तो ये लेंथ, इसका कितनी लेंथ यहाँ से क्रॉस कर गई होगी, मतलब ये a/2 पास कर गई होगी, या a/3 पास कर गई होगी, या a/4, या फिर a पूरा कंप्लीट अगर पास कर गई होगी, तो कब कितनी लेंथ पास कर गई होगी कि ये पोर्शन जो है इस पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आए, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, इसमें क्या होता है कि अगर एक हमारे पास यूडीएल है और वो हम यहाँ से पास करती है किसी सेक्शन से, तो उसको इस तरीके से हमें डिवाइड करना है कि ये सेक्शन की हमारे पास L/4 की लेंथ है, जो है इस वाले पोर्शन की है 3L/4 आएगी, है ना। अगर सिंपली सपोर्टेड में हम देखें तो ये आ जाएगी 3L/4 और ये L/4। तो इस यूडीएल को भी हमें इसी रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब ये 1/4 इसकी यहाँ पे है, L/4 है ना, तो यहाँ पे भी जो ये A है, अगर इसकी रेशियो L/4 डिवाइडेड बाय टोटल L जो है बीम की लेंथ, इसकी रेशियो है 1/4, तो A का इतना पोर्शन हमें कवर करना है। सपोज ये X ले लेती हूँ, तो इसका हमें X अपॉन A इज इक्वल्स टू 1/4 आना चाहिए, मतलब X की वैल्यू भी A/4 आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको ले लें a माइनस एक्स, तो यहाँ पे a माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए इसकी तरह, ठीक है। ये जैसे ये है 3L/4 डिवाइडेड बाय L, है ना, 3/4 इसकी रेशियो है, ठीक है। इस वाले सेक्शन ने जो है इस पूरी स्पैन की, इस सेक्शन की और इस पूरे बीम की जो रेशियो है, ठीक है, इसकी लेंथ की जो रेशियो है, वही रेशियो इसी रेशियो में इसने कट करना है, ठीक है, बीम इसको यूडीएल को भी। तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3/4 टाइम्स a, मतलब x जो है यहाँ पे a माइनस एक्स जो पोर्शन आ गया वो पूरा का पूरा 3/4 आ गया, यहाँ पे ये पोर्शन आ गया 3/4a, और ये आ गया a/4। मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इसको दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब कि ये कितनी पास करी, वुड अकर आफ्टर द लोड हैज जस्ट क्रॉस्ड, कितना क्रॉस कर दिया है लोड ने, कितना डिस्टेंस यहाँ से क्रॉस कर दिया है, मतलब 3/4 ए क्रॉस कर दिया, उसकी अपनी लेंथ का 3/4 पास कर दिया है इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4 ऑफ इट्स ओन लेंथ, ठीक है। अब ये हमारे पास एक बीम है और इसमें हमें क्या करना है, मूविंग कंसंट्रेटेड लोड है हमारे पास 50 किलो न्यूटन का, और हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट सी। सपोर्ट सी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आएगी, और हमारे पास लोड है 50 किलो न्यूटन का मूविंग, ठीक है। अब मतलब कंसंट्रेटेड लोड है ये, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। हम 1 यूनिट लोड के लिए चेक करते हैं और उसके बाद लास्ट में हम 50 किलो न्यूटन जो लोड है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, हमेशा। तो यही करना होता है 1 यूनिट लोड के लिए। अगर हम ए पे देखें तो सी पे बेंडिंग मोमेंट क्या आएगी, सी पे आएगी 0, है ना। अगर हम ये इस तरीके से, ये डॉटेड बनाना था मैंने, ठीक है, ये मैं फिर से यहाँ ये लेके जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए पे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अगर सी जो पॉइंट है उस पे देखना हमें, ए पे अगर हम यूनिट लोड प्लेस करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट सी पे 0 आएगी। अगर बी पे प्लेस करते हैं तो सी पे बेंडिंग मोमेंट कितनी आएगी, सी पे आ जाएगी 4 इंटू -1, क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड पे है तो -1, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गई, यहाँ पे आके
बी पे जो है 4 इंटू -1 आ जाएगी, मतलब -4 आ गई। और सी पे अगर हम यूनिट लोड प्लेस करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी फिर से 0। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम डी पे प्लेस करते हैं तो भी 0 आएगी। अगर इससे बीच में कहीं पे भी प्लेस करेंगे तो 0 ही आएगी बेंडिंग मोमेंट। तो ठीक है, तो मतलब सी पे बेंडिंग मोमेंट 0 ही आएगी। और ये इस तरीके से अगर हम डायग्राम देखें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, नेगेटिव बनेगी। और ये यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड होगा -4। ठीक है, अब ये यूनिट लोड के लिए हमने देखा। अगर हमें इसके लिए हमें 50 किलो न्यूटन लोड के लिए फाइंड आउट करना, यहाँ पे पॉइंट लोड है तो हम 50 को सिंपली -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ गया 200, है ना। नेगेटिव में 200 आया है, लेकिन हमें अब हमने निकाला जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसका मैग्नीट्यूड 200 हो जाएगा। हमारे पास ये एक गर्डर है, ठीक है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द गर्डर इज नियरली, यहाँ पे इस गर्डर पे हमें क्या करना है, ये लोड्स की असेंबली दी हुई है। इसी तरीके से 70 से 1 मीटर के डिस्टेंस पे 150, 150 से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे 60 और 120 भी लोड है। ठीक है, इन सबको इस तरीके से लेफ्ट टू राइट हमें मूव करवाना है इस पे। ठीक है, और मूव करवाने के बाद हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी आएगी ये हमें जानना है, पता करना है। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जब आती है तो हमें यही देखना होता है कि कौन सा लोड हम कहाँ पे प्लेस करें कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगी, किस पोर्शन पे प्लेस करेंगे, किसी जगह से हमें सेक्शन कट करनी होती है। ठीक है, वो सब हमें करने से पहले जब भी हमें इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल दिखता है ना, ये 0.5 है। ठीक है, जब भी इस तरीके का हमें न्यूमेरिकल दिखेगा हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका रिजल्टेंट निकाल लेना है। ठीक है, ये हमारे पास लोड है, ठीक है, यहाँ पे ये 120 है और ये 60 है, फिर उसके बाद 150 है, फिर उसके बाद 70 है ना, 70 है हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसका रिजल्टेंट निकाल लेना है। यहाँ से हमारे पास इसका ये देखो ये R इस तरीके से आ गया। और R जो है, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 प्लस 60 प्लस 150 और फिर उसके साथ प्लस 70। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400 किलो न्यूटन। ठीक है, ये रिजल्टेंट आ गया। अब रिजल्टेंट का डिस्टेंस यहाँ से हमने ले लेना है x। ठीक है, x ले लेना है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें पहले से पता है। ठीक है, और हमें ये x अब कैलकुलेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें ये वाला x अब हम कैलकुलेट करेंगे, तभी हमारे जो है इजीली हम कर पाएंगे कुछ भी। और यहाँ पे a हम इस पॉइंट को ले लेते हैं तो हम मोमेंट ले लेते हैं a के अबाउट। ठीक है, तो वो आ जाएगी 60 टाइम्स 0.5, ठीक है, प्लस 150 टाइम्स 1, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आ गया 1, प्लस 70 टाइम्स कितना आएगा 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू r टाइम्स x। ठीक है, x डिस्टेंस है ना r से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास R जो है रिजल्टेंट हमें पता है कि कितना है, ये है 400x। और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 320, मतलब कि हमारे पास x आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 400, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8 मीटर। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0.8 मीटर। अब जो हमें x आया है ना, मतलब जितना डिस्टेंस r का जो आया है ना हमारे पास, ये जो r है ये हमारा सेंटर पे हम लाएंगे r को। ठीक है, मतलब इसके सेंटर पे जो CG है, इसके रिजल्टेंट जो होगा, इस पूरे का असेंबली का जो रिजल्टेंट होगा ना, इसको हम इसके सेंटर पे लाएंगे। मतलब ये देखो, ये अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर यहाँ से और यहाँ से दोनों से 5 मीटर है, तो R यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट ये मैंने ये CG लेने के लिए, हाँ, मोमेंट लेने के लिए R इस तरीके से शो करा है। रिजल्टेंट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा ना, दोनों जो है सारे का टोटल मिला के रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा, यहाँ पे ये R आएगा। तो ये R जो है ये इस तरीके से प्लेस करना है कि ये इसके सेंटर पे आए। R हमें इस तरीके से प्लेस करना है। अब हम इसको जो है, पहले हम जो डायग्राम है
हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होती है ILD, वो हम ड्रॉ करेंगे। बट उसमें हमें सबसे पहली चीज क्या देखनी है, आर। देखो अब हमें आर हमारे पास आया है 0.8 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से, ठीक है, ए पॉइंट से। तो हम देखेंगे ये 60 और आर के बीच का डिस्टेंस और 150 और आर के बीच का डिस्टेंस, ये देखना भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी आपको समझ आएगा। यहाँ पे ये आएगा, ये अगर 0.5 है और ये यहाँ से 60, ये पूरा डिस्टेंस 0.8 है, तो ये हो जाएगा 0.3 और r और 150 के बीच में आ जाएगा 0.2। मतलब कि 150 जो है वो r के ज्यादा पास में है 60 के कंपैरिजन में। मतलब ग्रेटर वाली जो वैल्यू, ग्रेटर और मतलब इसके जो एडजेसेंट लोड्स है, इसमें से जो ग्रेटर वाला लोड है वो r के पास है। जब भी ऐसा केस होगा कि r के रिजल्टेंट के पास में ग्रेटर एडजेसेंट लोड होगा, तो हम ग्रेटर एडजेसेंट लोड को ही जो है वो प्लेस करेंगे ऑफसेट पे। मतलब जो ऑफसेट आता है ना, जैसे हम जब बनाते हैं ILD बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो कुछ इस तरीके की आती है। इसका जो आता है ऑफसेट हमारे पास AB/L। इस ऑफसेट पे हम इस ऑफसेट के एग्जैक्ट ऊपर प्लेस करेंगे 150। अब आप सोचोगे कि मैंने तो यहाँ पे रिजल्टेंट लगा दिया है, रिजल्टेंट सेंटर पे लगा दिया है, तो फिर हम ऑफसेट में कैसे बोल रही हूँ 150 पे प्लेस करना है। रिजल्टेंट यहाँ आएगा, 150 जो है ये लोड यहाँ पे, मतलब 150 इससे बाद में है ना, इस साइड है, तो मतलब 150 जहाँ पे आएगा, जिस पोजीशन पे आएगा, उस पोजीशन से हमें इसको उठाना है। समझ आई। उस पोजीशन पे हम जो है सेक्शन जो है उस पॉइंट पे हम कंसिडर करेंगे कि ये इंटरनल हिंज है और उसको लिफ्ट कर देंगे। समझ आया कुछ। इस तरीके से अब हम बना देते हैं इसकी जो डायग्राम बनेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम अभी मैं बनाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ आए। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो ये 150 जो लोड है वो उसके लिए हम पहले बना लेते हैं, ये बीम है। ठीक है, यहाँ पे रिजल्टेंट आ गया और ये रिजल्टेंट जो है ये ए पे, सपोज ये ए है और ये बी है, ये ए और ये बी। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ तक का 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो इससे पहले वाला लोड जो था 60 लोड हमारे पास कितने डिस्टेंस पे था, 60 लोड इससे कितने डिस्टेंस पे है, 0.3 के डिस्टेंस पे है। मतलब कि 60 लोड यहाँ से कितने डिस्टेंस पे आ जाएगा, यहाँ से ही आ जाएगा 5 माइनस 0.3, मतलब 4.7 के डिस्टेंस पे आ जाएगा। और जो इससे भी पहले वाला लोड है ये 60 से 0.5 डिस्टेंस पे है ना, 120 लोड जो है 0.5 के डिस्टेंस पे है 60 से। तो मतलब कि ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे आ जाएगा, 4.7 माइनस 0.5, मतलब कि 4.2 के डिस्टेंस पे आ गया। और यहाँ पे भी हमारे पास 5 मीटर है, तो आर के साइड में ये 0.2 डिस्टेंस पे है। कौन सा वाला लोड, 0.2 पे 150। ठीक है, 150 जो है, अब हम देखेंगे कि 150 का यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी। 150 मतलब 5 माइनस 0.2 डिस्टेंस पे है, मतलब कि यहाँ पे ये 4.8 के डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये 4.8 के डिस्टेंस पे है और यहाँ से 70 जो है, अब 70 वाला जो लोड है ये कितने डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से इसके बीच में और इसके बीच में गैप है 1 मीटर का, 50 और 150 और 70 के बीच में। तो 4.8 माइनस ये हमारे पास 70, 4.8 माइनस 1 जो होगा 3.8 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप लोगों को अब पता चल गया इनको किस तरीके से अरेंज कर दिया मैंने। ये डिस्टेंसेस हमें लिखना बहुत जरूरी है, तभी हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना पाएंगे। ठीक है, अब हमें इसको लिफ्ट करना है। अब हमने जहां पे लिफ्ट करा है इस जगह पे हमने इस जगह से लिफ्ट करा है, ये याद रखना। अब हमने यहाँ से लिफ्ट नहीं करा है, जहां पे दोनों 5-5 कट कर रहे थे, 5-5 मीटर का डिस्टेंस आ रहा था, यहाँ से हमने कट करा है। यहाँ पे ये कितने डिस्टेंस पे है ये पोर्शन, ये है 4.8 के डिस्टेंस पे। ठीक है, 4.8 फ्रॉम राइट साइड एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.2, है ना।
इतने डिस्टेंस पे हमने लिफ्ट करा है, मतलब इसकी वैल्यू जो है, इस वाले ऑफसेट की वैल्यू आ जाएगी 5.2 मल्टीप्लाई बाय 4.8 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, टोटल है हमारे पास 10। ठीक है, तो ये हमारे ऑफसेट की इंटरनल वाला जो मेन ऑफसेट होगा इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2.5। अब हम बाकी ऑफसेट्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास ये वाला ऑफसेट आ गया है जो कि इसके ऊपर एग्जैक्ट ऊपर हमें पता है कि 150 हमें प्लेस करना है। ठीक है, अब बाकी जो है यहाँ पे एक ऑफसेट होगा जो कि 150 के साइड पे, यहाँ पे हमें 70 किलो न्यूटन का लोड प्लेस करना है। ठीक है, और इसका ऑफसेट क्या आएगा, 70 यहाँ से इसके, और ये डिस्टेंस है 3.8, और ये जो है ये हमें पता है ये 4.8 है। ठीक है, 4.8 है। सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा के 2.5 डिवाइडेड बाय 4.8 इज इक्वल्स टू, सपोज इसको y मान लेते हैं। ठीक है, y1 अपॉन यहाँ पे 3.8, तो यहाँ से y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, अप्रोक्सीमेटली 2 वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑफसेट आएगा जिसमें 150 के साइड में इसको प्लेस करना है, हमें प्लेस करना है 60 किलो न्यूटन का लोड प्लेस करना है, और यहाँ पे इस ऑफसेट की वैल्यू हम इसको y2 मान के चलते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ये वाले ट्राइंगल के साथ हम सिमिलर ट्राइंगल्स का लगाएंगे कॉन्सेप्ट, और ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस हमें पता है 5.2 है ना, और यहाँ से इसके साथ यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ से 60 के साथ है 4.7। ठीक है, 4.7, तो हम यहाँ से लगा सकते हैं फिर से सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 डिवाइडेड बाय 5.2 इज इक्वल्स टू y2 अपॉन यहाँ पे 4.7। ठीक है, तो y2 की हमें वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पे y1 की वैल्यू मैं लिख देती हूँ 2 है, और y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, y2 की वैल्यू 2.5, y2 की वैल्यू 2.3 आएगी। ठीक है, 2.3 ऑलमोस्ट आएगी। ठीक है, ये भी हमने निकाल लेनी है। फिर उसके बाद ये y2 आ गया यहाँ पे 2.3, और इसके साइड पे एक और हमें y निकालना है जिसपे हमें प्लेस करना है कौन सा वाला लोड, 120 वाला लोड। ठीक है, अब इस y की वैल्यू कैसे निकलेगी, फिर से सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस आएगा 4.2, ये 4.2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y डिवाइडेड बाय 4.2 इज इक्वल्स टू 2.5, ये वाला ऑफसेट बड़ा वाला ऑफसेट 2.5 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे है 4.2, और ये आ जाएगा 5.2। यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या, ये जो y है इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। ठीक है, इस वाले y की वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पॉइंट लोड्स है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होते तो हम इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करते हैं, अगर इतना बड़ा हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता। अब हमारे पास पॉइंट लोड्स जब होते हैं, हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हम पॉइंट लोड के साथ ऑफसेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पॉइंट लोड के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देना है, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 2 पॉइंट यहाँ पे ये 3 था, 2.3। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2.3 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस यहाँ पे है ये है 70 किलो न्यूटन का लोड मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वही होगी हमारे पास बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, मैं आपको वैल्यू बता देती हूँ, यहाँ पे 890 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किलो न्यूटन में ही है ना, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बीम है जो कि हमारे पास 24 मीटर की बीम है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, और हमें क्या करना है, ये एक असेंबली है हमारे पास। ठीक है, लोड्स की, ये 8 किलो न्यूटन, 18 किलो न्यूटन और 16 किलो न्यूटन और 12 किलो न्यूटन का लोड है।
रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, जैसे हमने पहले करा, रिजल्टेंट फाइंड आउट मैंने करा तो ये 54 आ गया, ठीक है। अब इसका जो हमने सीजी निकाला कि रिजल्टेंट कहाँ पे पहुंच आएगा, ठीक है, एक्स डिस्टेंस आ जाएगा, ये एक्स डिस्टेंस मेरे पास 3.2 आया। यहाँ से मतलब इस पॉइंट से, मतलब जहां पे पहला लोड है उस पॉइंट से लेके यहाँ तक रिजल्टेंट 3.2 आया। जब ये मैंने कैलकुलेट करके देखा और मैंने देखा कि रिजल्टेंट जो है, पहले केस में क्या हो रहा था, रिजल्टेंट ग्रेटर एडजेसेंट लोड के पास में आ रहा था। इस केस में क्या हो रहा है कि रिजल्टेंट ग्रेटर एडजेसेंट लोड से दूर है और स्मॉलर एडजेसेंट लोड, जो इसके पास वाला जो छोटा लोड है, मतलब इसके पास में जो दोनों लोड्स है उसमें से जो छोटा वाला है ये उसके ज्यादा पास में है। जब ऐसा होगा तो हमें क्या करना है, हमें सेक्शन जो है कहाँ से कट करनी है, सेक्शन हमें कट करनी है इन दोनों के रिजल्टेंट और हमारे पास जो स्मॉलर एडजेसेंट लोड है, इन दोनों के सेंटर से सेक्शन कट करनी है, ठीक है। मतलब यहाँ से 0.4 और यहाँ से 0.4 और यहाँ पे हमें हिंज लगा देनी है। मतलब रिजल्टेंट को आपको अभी भी देखो, जैसे ये हमारे पास बीम है, ये मेरे पास 24 हो जाएगी, 24 मतलब लेंथ इसकी हो जाएगी, तो 24 मीटर, और यहाँ पे ये दोनों 12 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ पे 12 मीटर पे रिजल्टेंट अभी भी यहीं पे आएगा, आर जो है वो यहीं पे आएगा 12 मीटर के डिस्टेंस पे। बट जो हमने कट करना है, जो हिंज लगानी है, वो हमने हिंज कहाँ पे लगानी है, इन दोनों के सेंटर पे। मतलब कि यहाँ से इसका 0.4 डिस्टेंस हो जाएगा और 0.4 16 किलो न्यूटन वाले से भी 0.4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से 0.4 पे मेरे को एक हिंज लगानी है एक तरीके से, और हिंज लगा के इसको लिफ्ट करके एक हमें बना लेनी है ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। इस सेक्शन के लिए ILD बनानी है, इस तरीके से कुछ ILD बन जाएगी। इसी तरीके से आपने इन लोड्स को प्लेस करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है। अभी तक हमने जितनी भी ट्रिक्स सीखी है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स फाइंड आउट करने की, जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स म्यूलर ब्रिस्लो के ही दिए हुए थे, ठीक है। इनकी हेल्प से ही हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स बनाई है, ठीक है। जितना भी हमने बेंडिंग मोमेंट के लिए अगर बनाई है, शेयर फोर्स के लिए बनाई है, चाहे लोड जो है हमारे पास एक सपोर्ट पे जो आएगी रिएक्शन उसके लिए जो बनाई है, इन सब की जो है वो सारा कुछ हमने ब्रेसलॉ प्रिंसिपल की हेल्प से बनाया, ठीक है। तो इन पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, मतलब एक क्वेश्चन है कि ये जो म्यूलर ब्रिस्लो प्रिंसिपल है, इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द शेप ऑफ IL, मतलब इन्फ्लुएंस लाइन का शेप फाइंड आउट करने के लिए यूज करा जा सकता है, बिल्कुल यूज करा जा सकता है। इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर टू बी लोडेड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम इफेक्ट, ये भी हमने देख लिया। एंड टू कैलकुलेट द ऑर्डिनेट ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन, ये भी करा जा सकता है। मतलब A और B और C तीनों ही करेक्ट है। हमने 3 हिंज आर्च के बारे में पहले पढ़ा था, ठीक है। अब 3 हिंज आर्च जो है, इसमें जो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होती है जिसको हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोलते हैं, ये एक हिंज है, ठीक है। यहाँ पे इसमें 3 हिंज होती है ना, ये 2 और ये 1, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन या फिर जिसको हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोलते हैं, इसके लिए हम ILD बना सकते हैं। ILD फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे बनाएंगे, ये H जो है, H की वैल्यू हम यूनिट लोड प्लेस करेंगे अलग अलग पोजीशंस पे और H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, A पॉइंट पे हमने यूनिट लोड रखा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैल्यू 0 आती है, ठीक है। B पे रखेंगे तो भी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू 0 आएगी। जब हम 2 पे रखते हैं ना, जब हम C पे रखते हैं, मतलब कि हमारे जो ये पॉइंट है, यहाँ पे इंटरनल हिंज लगी हुई है, जो ये वाला पॉइंट जो है, इस पे जब हम रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है L/4 स्मॉल h, ठीक है। स्मॉल h क्या होता है, राइज, है ना, ये होता है राइज। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है जब हम C पॉइंट पे रखते हैं यूनिट लोड। तो ये पता है किस तरीके की बनेगी, इसकी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगी कुछ ऐसी, ये ऐसे और ये इस तरीके से, और ये हो जाएगा यहाँ पे जो ये है ऑफसेट, इसकी वैल्यू होगी L/4h। पहले ये बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ रही होगी, A पॉइंट से C पॉइंट तक बढ़ेगी, फिर C से लेके B तक फिर से घटना शुरू हो जाएगी और 0 पे चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से होगी। उसके बाद है ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX। जब हम बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD बनाते हैं,
जब हम बनाएंगे तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि ये जो बेंडिंग मोमेंट है एट एनी सेक्शन ऑफ एन आर्च इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डिनेट और द इंटरसेप्ट बिटवीन द गिवन आर्च एंड द लीनियर आर्च। ठीक है, गिवन आर्च और लीनियर आर्च जो कि एडीज थ्योरम है। ठीक है, अब ये गिवन आर्च कौन सी है, ये है गिवन आर्च, और लीनियर आर्च कौन सी है, ये आर्च हमने बनाई है ए सी, सी डी, डी ई बी, ये कुछ हमने मेंबर्स ले लिए और इनको पिन ज्वाइंट करा है, पिन ज्वाइंट करके एक थ्योरेटिकल आर्च बना दी है जिसको हम लीनियर आर्च बोल रहे हैं। ठीक है, लीनियर आर्च जो होगी, ठीक है, और इसके जॉइंट्स जो होंगे ये इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो इस आर्च का जो बेंडिंग मोमेंट होगी हमें उसे क्या करना है, हमें जो मेन वाली आर्च है उसमें से हमें इसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो माइनस कर देंगे, तब हमें जाके मिलेगी आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स। तो इसका डायग्राम किस तरीके से होगा वो मैं बताती हूँ। पहले तो हम मेन वाली जो आर्च होगी उसकी बनाएंगे डायग्राम, ये कुछ इस तरीके से बनेगी, ये आएगी पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी ऐसे बना दी है, हाँ ये बनेगी। ठीक है, उसके बाद ये आ गई माइनस वाली जो नेगेटिव है, ये दूसरी वाली के लिए है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, ये शेडेड पोर्शन जो है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से ये पोर्शन हटाती हूँ। हाँ, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसमें शेडेड पोर्शन कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो पोर्शन नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से ये पोर्शन हट ही गया और ये हमारे पास डायग्राम आ गई है। ये जो है यहाँ पे सैगिंग लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये हम हॉगिंग लिख देंगे। ठीक है, और हमें पता है कि ये पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है ये मेन बीम का है। ठीक है, और ये एच वाई डैश जो है ये हमारे पास जो हमारी लीनियर आर्च थी उसका, उसमें से हमने माइनस कर दिया हुआ मेन बीम में से। ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है हमारे पास जो ये पॉइंट होगा जहाँ पे ये मैक्सिमम पॉजिटिव होगी, मैक्सिमम पॉजिटिव कहाँ पे होगी, ये होगी 0.211 एल पे। अब एक टू हिंज आर्च जो होगी, ठीक है, इसके लिए अगर हमें निकालनी है आईएलडी फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, तो फिर से हमने यही करना है, यूनिट लोड इस पे अप्लाई करना है अलग अलग पोजीशंस पे और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू निकालनी है। जब हम प्लेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ए जो पॉइंट है इस पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू 0 आती है और बी पॉइंट पे भी 0 आती है। ये ए और ये बी और ये सी क्राउन वाला पॉइंट जो होगा। ठीक है, अब सी पॉइंट पे यहाँ पे वैल्यू आती है 25/128 L अपॉन H स्मॉल h। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है और इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से होगी। डायग्राम आर्च जैसे हम बनाते हैं उसी तरीके की डायग्राम इस तरीके की होगी। क्यों ये डायग्राम ऐसी है, ये लीनियर क्यों नहीं है ये डायग्राम? अच्छा, इसका ये हम लिख देते हैं, इसका ऑफसेट जो होगा सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू होगी यहाँ पे मैक्सिमम जो आएगी वो 25/128 L अपॉन स्मॉल h यानी कि राइज। वो इसलिए होगा ऐसा क्योंकि ये इसकी लीनियर डायग्राम इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट बीम है, इनडिटर्मिनेट बीम है। इनडिटर्मिनेट जो आर्च होती है ना, मतलब इनडिटर्मिनेट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका कभी भी, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स जो होंगे उनकी हमेशा आईएलडी जो डायग्राम्स होती हैं वो नॉन लीनियर होती हैं। इसीलिए क्या होगा, नॉन लीनियर होती है, इसीलिए इसका ये स्ट्रक्चर जो है आईएलडी की डायग्राम जो है वो नॉन लीनियर होगी।